हम चाहेंगे कि अब आगे मार्गदर्शन के लिए और अपने बहुमूल्य विचार रखने के लिए गुरुजी स्वयं डॉक्टर पवन सिन्हा जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। आप आएँ और हम सभी सुधीजनों का मार्गदर्शन करें अपने बहुमूल्य वचनों से। गुरुजी, स्वागत है आपका। भारत में हायर एजुकेशन और ख़ास तौर से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव में अनंत जी ने हम सबको सचेत किया, वह तो है ही, लेकिन मैं कुछ प्रिकॉशंस पर बात करूंगा। यद्यपि शॉर्ट के बारे में मुझे बाद में बात करनी है शायद, यहाँ पर मैं हल्के फुल्की बात कुछ हायर एजुकेशन चैलेंजेस के रूप में करना चाहूँगा। 1698 से हमारे यहाँ स्कूलिंग और हायर एजुकेशन के पैटर्न में बहुत चेंज आया। जिस विश्व गुरु होने की हम लोग सामान्यतः बात करते हैं, आप लोग कृपा करके बुरा मत मानिएगा, वह विश्व गुरु क्यों था, क्या था, किन कारणों से था, उसके बारे में 99% शिक्षक नहीं जानते, एजुकेशनिस्ट नहीं जानते। सिर्फ ये कह देने भर से कि राम राज्य है, कि सिर्फ ये कह देने भर से हम विश्व गुरु हैं, हमारी बातें पूरी नहीं हो जाती। हम सभी लोग शिक्षक हैं, बुद्धिजीवी हैं, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हर बात की गहराई में जाएं। बुद्धिजीवी को ये सोचना और दुनिया को बताना जरूरी है कि हम आखिर ऐसा क्या था कि विश्व गुरु कहलाए जाते थे। क्या कुछ मंत्रों की वजह से हम विश्वगुरु थे, कुछ अनुष्ठानों की वजह से विश्वगुरु थे, या किसके क्या प्रयोग रहे, किसकी क्या रिसर्चेस रही, उसकी वजह से हम विश्वगुरु हुए। शिक्षण हमारे यहाँ था या नहीं था, शिक्षण हमारे यहाँ था या नहीं था, ये हमें जानना जरूरी है। श्री राम जी के बारे में हमें बहुत कुछ पता है, लेकिन श्री राम जी कैसे स्टूडेंट थे, क्या हमें ये पता है? क्या हमें ये पता है कि what subjects were taught to Shri Ram ji? What was the pedagogy during Shri Ram ji? Each one of us know about Shri Krishna ji. अभी जन्माष्टमी आ रही है, YouTube पर एकदम information regarding Shri Krishna ji will be flooded over. But do we really know how was his studentship? वह कैसे स्टूडेंट थे? What subject did he study? What do we mean when we say he knew 64 kala? What was the pedagogy of his ashram? Shri Krishna ने 12 साल क्या किया? How he practiced his education? क्या हमको ये मालूम है? क्या हमको ये मालूम है कि विक्रमादित्य कैसे पढ़े? क्या हमको ये मालूम है कि नालंदा में अध्ययन कैसा होता था? और उस वक्त में केवल नालंदा ही नहीं, लगभग 40 और भी यूनिवर्सिटीज थी, उसमें पेडागॉजी क्या थी? क्या हमको ये पता है कि साइंस हमने किस तरीके से पढ़ी है? आर्किटेक्चर हमने किस तरीके से पढ़ा है? क्या हम आर्ट ऑफ वॉर के बारे में जानते हैं? जनरल वत्स साहब उसके बारे में, और या कमांडर जेटली उसके बारे में और बेहतर तरीके से बता सकते हैं। बट वी हैड अ फुल फ्लेजेड साइंस ऑफ आर्ट ऑफ वॉर which was practiced much before then the period of Shri Ram. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसी बहुत सारी। The development of agriculture, the development of environment. क्या हमको ये मालूम है कि राम राज्य का वास्तविक अर्थ क्या है? राम राज्य हम क्यों कहते हैं? और सिंपल कुछ रेटोरिक्स के यूज की वजह से अगर हम इसको राम राज्य कहते हैं कि उस युग में कोई दुखी नहीं था, कोई परेशान नहीं था, कोई अस्वस्थ नहीं था, तो ये हम झूठ बोलते हैं, ये गलत है, ये रामायण में नहीं लिखा हुआ है। या अगर हम ये कहते हैं कि श्री कृष्ण के समय में भारत में गरीबी नहीं थी, तो फिर सुदामा कौन थे? तो हमें फैक्ट्स के बेसिस पर बात करनी है। तो हमारा सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा था, 1000 AD तक हमारा सिस्टम बहुत अच्छा था। आर्यभट्टीय लिखा गया, भास्कराचार्य प्रथम और द्वितीय ने बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, गोलाध्याय उस वक्त में लिखा गया। लेकिन उसके बाद हमारे सिस्टम्स में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई, क्योंकि जो इन्वेजन्स हमारे ऊपर हुए वो इन्वेडर्स थे जिनका
एजुकेशन सिस्टम नहीं था, जिनकी कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं थी, जिन्होंने ब्रूटैलिटी के साथ हम पर शासन किया। और उसके बाद हमारे पास आते हैं अंग्रेज, पोर्टुगीज, डच, फ्रेंच, जो बहुत एजुकेटेड थे उस समय के अनुसार, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि हम एजुकेटेड हों। और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले आश्रम सिस्टम पर प्रहार करने शुरू किए। आज बहुत आसानी से हम लोग कह देते हैं कि ऐसे होते हैं आश्रम, ऐसे होते हैं गुरु लोग, बट यू डू नॉट नो, जो भी लोग ये कहते हैं, दे डेफिनेटली डू नॉट नो व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन, द साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस गुरुज। और ये अंग्रेज हमको सिखा गए कि ये सब चीजें बेकार की हैं, क्योंकि 1698 में हमारे को एक सिस्टम दिया गया जिसमें ये कंपल्सरी कहा गया कि नाउ वी हैव टू स्टडी द गॉस्पेल्स। हमको गॉस्पेल्स पढ़ाने की शिक्षा दी गई, और इसको, जिसमें धरती के शेप एंड साइज का भी क्लियरिटी नहीं थी, हमको कहा गया कि तुम ये पढ़ोगे तब तुम लॉरिएट कहलाओगे, तब तुम एजुकेटेड कहलाओगे। उस वक्त का जो डिसिप्लिन था, ये डिसिप्लिन कम, टेमिंग ज्यादा थी। हम लोगों को पशु की तरह से बांध के रखा गया था, एंड दैट वाज कॉल्ड द डिसिप्लिन। इन 1715 we should not forget the onset of St. Mary's education system. St. Mary education system एक बहुत different kind की brutality थी, which crushed the Indian systems of studies and pedagogy. हम विश्व गुरु इसलिए थे क्योंकि हमारी जो पेडागॉजी थी वो दुनिया भर में पढ़ाई जाती थी। हमारे जो टीचर टॉट रिलेशनशिप थी वो पूरी दुनिया के लिए आज भी एक एग्जाम्पल है। हम दूसरों से जो बोरो कर रहे हैं उसको बहुत ध्यान से बोरो करना चाहिए। मैं ये इंटरैक्शन के, चाहे बिजनेस इंटरैक्शन हो, एजुकेशन इंटरैक्शन हो, मैं उसके खिलाफ कभी नहीं हूं। मैं प्राइवेटाइजेशन के भी खिलाफ नहीं हूं, बट इफ यू बोरो द वेरी आइडिया, इफ यू बोरो द माइंडसेट, then it is very dangerous। क्योंकि 1715 से यही होना शुरू हुआ, और जिस तरीके से मैंने चीजों को पढ़ा, देखा, समझा, एजुकेशन हिस्ट्री को समझा, और उसके बाद जो कैटास्ट्रोफिक चेंजेस वर ब्रॉट इन बाय 1835 टीवी मैकॉले, उसको समझने की जरूरत है। उस वक्त में एक सिस्टम उन्होंने शुरू किया था, फिल्टरेशन डाउन, यानी जो भी चीज ऊपर के लोगों को आप सिखाओगे वो फिल्टर होके नीचे आएगा, क्योंकि भारत के अंदर एक जमींदारी मेंटालिटी है, सामंतवादी सोच है, और ये सोच आज भी है। वो फिल्टर डाउन होके आएगा। बॉलीवुड को देखकर लोग बदलते इसलिए हैं क्योंकि एक सोच हमारी वैसी है कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक है। हम कुछ भी चीज जब टेलीविजन पे ऐड के रूप में देखते हैं तो उसको तुरंत अपनी जिंदगी में इसलिए उतार लेते हैं, हमको लगता है ये ठीक है। जो भी चीज सिल्वर स्क्रीन पे आ रही है वो ठीक है, हम उसकी स्टडी आज भी नहीं करते, और यही हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके बाद विलियम बेंटिक आते हैं, और उस वक्त में सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस आया था, मैं राजा राम मोहन राय और रविन्द्रनाथ टैगोर की बात बिल्कुल नहीं करूंगा यहां पर, उस वक्त में जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस आया था 1888 के आसपास स्वामी विवेकानंद जी से आया था, जिन्होंने न केवल डेफिनेशंस दी एजुकेशन की, लेकिन एक सिस्टम भी दिया। उस सिस्टम पर भगिनी निवेदिता चली थी, और उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स एस्टैब्लिश किए थे। उसके बाद जो रेजिस्टेंस आया था नई तालीम करके, वर्धा योजना जिसे हम कहते हैं, वो गांधी जी का था। 1935 से वो सिस्टम शुरू होता है, लेकिन वो सिस्टम कहीं टूट गया, कहीं रह गया, वो सिस्टम धराशायी हो गया और आज तक नहीं उठा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में डिक्लेयर होती है, लेकिन वो सिस्टम आज भी क्रश्ड नहीं है। देयर इज नो प्रॉब्लम इन बोरोइंग सो मेनी आइडियाज, बट इफ वी बोरो द माइंडसेट, वी आर गिविंग आवर लैंड टू अदर्स, और ये कभी नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें फोकस करना है। 2020 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें एक बहुत अच्छा फोकस है दैट वी हैव टू इंप्रूव आवर रिसर्चेस। हमारी रिसर्चेस जितनी मैंने देखी हैं या जितनी मैंने कराई हैं, मैं पूरी तरह से
पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ज्यादातर रिसर्च में ओरिजिनलिटी नहीं है. वी स्टिल आर काउंटिंग द पेज ऑफ द रिसर्च पब्लिकेशंस. ऐसे रिसर्चेस नहीं होती हैं. तो जब तक हमारी रिसर्च अपनी नहीं है, जब तक हमारी सोच अपनी नहीं है, जब तक जमीन हमारी नहीं है, जब तक माइंडसेट हमारा नहीं है, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे. और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है. पीपीपी मॉडल, आज हम बहुत इससे खुश हो रहे हैं, लेकिन अगर हमने इसको, ये एक ऐसा घोड़ा है जिसकी लगाम अगर हमारे हाथ में है तो ये सक्सेसफुल होगा. नहीं तो हमारी एजुकेशन फिर बिकेगी और इस बार नए जामे में बिकेगी. और फिर हमारे बच्चे वही होंगे जैसे आज हो रहे हैं. 9th क्लास में ड्रग्स के केसेस बढ़ रहे हैं. हम क्या सक्सेसफुल हुए मैन मेकिंग में? क्या डिसिप्लिन सिखा पाए? क्या रेड लाइट डिसिप्लिन सिखा पाए? और तो छोड़ दीजिए बात को, क्या आज हम कॉन्फ्रेंस में कैसे बैठना है ये डिसिप्लिन सिखा पाए? आज हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या हम रोक पाए डिजिटल डिवाइड को? हमने बहुत सारे चेंजेस किए, लेकिन मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा डिजिटल डिवाइड की तरफ. देश का ज्यादातर हिस्सा कोविड के दौरान जो ऑनलाइन एजुकेशन थी इससे महरूम था, बिकॉज ऑफ द डिजिटल डिवाइड. Many parts of the country are still having 2 or 3G internet connectivity, and many parts are even they are not having even 2 or 3G. They have intermittent internet facility, and all those poor, उनका कौन सोचेगा? जो हम एजुकेशन विदेश से इंपोर्ट कर रहे हैं, जो माइंडसेट इंपोर्ट हम कर रहे हैं विदेशों से, वो हमारे पुअर के बारे में नहीं सोचेंगे. वो हम जिसको पॉपुलेशन डिविडेंड बना सकते हैं, उसके लिए उनको कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है. उनके लिए कौन सोचेगा? तो हमारे सामने ये सारे चैलेंजेस हैं. आई थिंक इन नेक्स्ट session we shall be discussing all these challenges very deeply. But right at this point of time, I would like to tell you a very brief in 1 or 2 minutes, and then I'll take leave of you. We have to be very cautious about the population of India in general. 60% of the population is youth. Out of them, most of the youth are facing digital divide. मैं गांव में रहता हूं और मेरा गांव कोई बहुत दूर नहीं है शहर से, और वो भी गाजियाबाद शहर से, लेकिन वहां मेरे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम्स हैं. वहां अभी भी लाइंस नहीं है, वहां अभी भी छतरी लग के इंटरनेट आता है, और उसमें जो वेरिएशन है 80 Mbps टू 50 Mbps का वेरिएशन है. सोचिए मैं कैसे वहां से एजुकेशन ले सकता हूं, जिस एजुकेशन को मेट्रो सिटीज में, A+ सिटीज में या इस लेवल की यूनिवर्सिटीज में एंजॉय किया जाता है, वो मैं नहीं ले सकता. मैं एक ऐसे आश्रम से हूं जो एजुकेशन पे काम करता है, बच्चों की बस्तियों में जाकर काम करता है. 2000 से ज्यादा बच्चे जो अनप्रिविलेज क्लास के हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के हैं, उनमें जाकर काम करता है. एंड आई मस्ट टेल यू दैट 1300 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 2100 स्टूडेंट्स आर नॉट हैविंग अप्रोप्रिएट फोन्स. हायर एजुकेशन की तरफ कैसे जाएंगे? उसके बाद मैं हायर एजुकेशन में बात करता हूं. माइंडसेट इज ग्रेटेस्ट चैलेंज. हमने जो माइंडसेट लिया है, हमारे पास क्या एनवायरनमेंट की, जो अभी भाई अनुज जी ने बात करी, ये एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम अमेरिका की होनी थी, ये एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम यूरोप की होनी थी, ये एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम लेकिन भारत की हुई. क्यों हुई? क्योंकि हम इसके बारे में नहीं जानते. इसलिए हमारी हायर एजुकेशन मैन मेकिंग सिस्टम में एक फेल होती हुई संस्था बनती जा रही है. वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस ऑल्सो. तो मनुष्य निर्माण ही एकमात्र उद्देश्य है एजुकेशन का, पैसा नहीं है. अगर पैसा ही होगा
तो हम नहीं रोक पाएंगे ड्रग एडिक्शन स्कूल्स में, लड़ाइयाँ फैमिलीज़ में, बंटते समाज, ये कहीं नहीं रोक सकेंगे। और यही चैलेंजेस है, इस पर हम फिर डिटेल से और भी डिस्कशन करेंगे। एंड डेफिनेटली देयर शैल बी ए टाइम व्हेन वी विल बी हैविंग आवर own educational system where we will export education and not import education. Thank you, Jai Hind. थैंक यू सो मच गुरु डॉक्टर पवन सिन्हा जी। आपको सुनना हमेशा से ही एक किताब पढ़ने की तरह होता है, हमेशा कुछ नया